हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है इसको जानेंगे, फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वो पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हमें आईपीओ के डिटेल्स को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के आईपीओ को डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो इशू प्राइस था वह 294 रुपए पर शेयर था, और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 29 जनवरी 2025 को था। और यह शेयर एनएससी पर 325 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि लिस्ट होते ही 10.54% का रिटर्न दिया था। वहीं पर बीएससी पर 528 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही 12.24% का रिटर्न दिया। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 220 करोड़ रुपए जुटाई है, जो कि सारा पैसा फ्रेश इशू शेयर से आया है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी इस पैसे का यूज बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग यह देखते हैं कि आईपीओ से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसका यूज कंपनी कैसे करेगी। तो यह कंपनी 150 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेगी और बाकी बचे हुए पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेगी। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। 2015 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक वाटर सप्लाई में 40% तक की कमी हो सकती है अगर वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूव नहीं किया गया तो यह कंपनी मेनली वाटर मैनेजमेंट का बिजनेस करती है। यह कंपनी 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी और यह कंपनी वाटर इंजीनियरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक की सर्विसेज देती है। डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी भारत की उन कंपनियों में से एक है जो रिसाइकल्ड पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंस्टॉलेशन से लेकर ऑपरेशन और मैनेजमेंट तक का काम करती है। यह कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम करती है और यह कंपनी कुछ बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक प्रोजेक्ट है जो कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। ये तीनों प्रोजेक्ट बेंगलुरु के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के जल जीवन मिशन को सपोर्ट करते हैं। यह कंपनी वाटर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के फील्ड में एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। इसके अलावा यह कंपनी रेलवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के पास कर्नाटक के मदिकेरी में 98 एकड़ जमीन है, जहां पर यह कंपनी कॉफी पेपर और कार्डेमम उगाती है। और इसके साथ साथ यूडीपी में बीच रिजॉर्ट भी है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट के जरिए रेवेन्यू जनरेट करता है। और यह कंपनी 30 नवंबर 2024 तक 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट के 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 30 नवंबर 2024 तक कंपनी के पास 17 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यानी 17 प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही है, जिसमें से वाटर मैनेजमेंट के 11 प्रोजेक्ट है और रेलवेज के 5 प्रोजेक्ट है जिस पे कंपनी काम कर रही है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 97.2% रेवेन्यू वाटर मैनेजमेंट बिजनेस से जनरेट करती है और 1.5% रेवेन्यू रोड कंस्ट्रक्शन से जनरेट करती है और 1.3% रेवेन्यू रेलवेज वर्क से जनरेट करती है। और इसके कस्टमर की बात करें तो इस कंपनी के मेन कस्टमर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट मेन कस्टमर है इस कंपनी की, जो कि 84% रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है यह कंपनी, और अदर कस्टमर से यह कंपनी 16% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन को देखते हैं। वीए टेक एंड ईएमएस लिमिटेड ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो सेम सेक्टर में काम करती हैं और ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। तो डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को इन दो कंपनियों से कंपैरिजन करना है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ पैरामीटर का कंपैरिजन इसके पीयर कंपनियों से करते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके पीयर कंपनियों के कंपैरिजन में कम है और इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसके पीयर कंपनियों के कंपैरिजन में कम है और डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0.01 है। वहीं पर इसके पीयर कंपनी वीए टेक का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है और ईएमएस लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। तो यहाँ पर डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी के ऊपर कम कर्ज है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर कंपनीज। इसके अलावा इस कंपनी का ROCE एंड ROE भी अच्छा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर कंपनीज। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 119 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 175 करोड़ हो गया और 2024 में 241 करोड़ हो गया और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर में 98 करोड़ है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ते हुआ आया है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पर इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 38 करोड़ था और 2023 में 50 करोड़ हो गया और 2024 में 59 करोड़ हो गया और 2025 के फर्स्ट हाफ में 24 करोड़ है। तो यहाँ पर इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का नेटवर्थ 2022 में 54 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 104 करोड़ हो गया और 2024 में 164 करोड़ हो गया और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर में 188 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल इस कंपनी का नेटवर्थ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू भी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है, कंपनी का नेटवर्थ भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 36.36% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 76.99% देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कंपनी का ROE एंड ROCE 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.36% है, जो कि अच्छा है। वहीं पर इस कंपनी का पैट मार्जिन 25.03 है, जो कि ठीक है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01 है, जो कि ठीक है। और इसके EPS की बात करें तो IPO से पहले इसका जो EPS था यानी अर्निंग पर शेयर था वह 31.11 था, वहीं पर IPO के बाद 18.13 हो गया। तो यहाँ पर इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर घटा है, जो कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी का PE रेशियो IPO से पहले 9.45 था और IPO के बाद 16.22 हो गया है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 775 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है अभी। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे इस कंपनी के प्रमोटर हैं। और इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो IPO से पहले 100% थी, यानी सारे शेयर इस कंपनी के प्रमोटर के थे। और IPO के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 100% से घट करके 71.9% हो गई। यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ठीक देखने को मिल रही है। वहीं पर FI की होल्डिंग की बात करें तो 3.68% FI की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ मेन नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। पहला मेन नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस कंपनी का 80% से अधिक रेवेन्यू कर्नाटका से आता है। तो अगर किसी वजह से कर्नाटका में दिक्कत होता है तो इसके बिजनेस और रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस कंपनी का 90% से अधिक रेवेन्यू वाटर मैनेजमेंट बिजनेस से आता है। इसका मतलब कि अगर वाटर मैनेजमेंट के बिजनेस में कोई दिक्कत आता है तो इसके रेवेन्यू पे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के यही दो मेन नेगेटिव पॉइंट थे। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस यूनिक है और फ्यूचर में वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसका बिजनेस और ग्रो करेगा। और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन इसके पीयर कंपनियों के कंपैरिजन में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम है। और कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो इसी वजह से इसके शेयर प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस शेयर को खरीदना
अच्छा नहीं रहेगा, अभी वेट कर सकते हैं। जब ओवरऑल मार्केट बढ़ने लगेगा तब इस शेयर को बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जो लोग इस शेयर को होल्ड करके रखे हैं तो वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा लॉस नहीं हुआ है तो वह इसको सेल कर सकते हैं और बाद में जब ओवरऑल मार्केट ठीक हो जाएगा तब बाई कर सकते हैं। अगेन मैं यह बोलूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरा ऐसा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।